वक़ास साहब का अगर मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दूँ मैं, तो ही इज़ माशाल्लाह यंग मेंबर ऑफ आईसीएमई पाकिस्तान, और ही इज़ ए सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंस एडवाइज़र एज़ वेल। और आईसीएमई के लिए पहले भी मुख्तलिफ सेमिनार्स में हमें इसकी अहमियत को वाज़ेह कर चुके हैं, और आज भी लेट अस होप के हमारे मेंबर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, इनकी जो आज की प्रेजेंटेशन है। तो लेट्स वेलकम मिस्टर वकास मुनव्वर। वकास साहब, ओवर टू यू। Assalamu alaikum, dear all members and the fellows. I hope I am audible to you. Kindly confirm कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, please. Any one of you, please. Okay. Thank you, Asim Hussain Saab. Thank you, Asim Hussain Saab. First of all, I would like to thank ICMA Pakistan and Karachi Branch Council, and a special thanks to Mr. Azim Hussain, Chairman KBC, and Farooq Saab for inviting me to discuss about the importance of data sciences. Myself, Waqas Ali, as Mr. Azim Hussain said, I am a member of ICMA Pakistan, as well as I am a professional data scientist providing data science services to different organizations, as well as I am a data science trainer as well. So today's our topic is related to the importance of data science, big data, and the artificial intelligence. I'm gonna share my screen to you so that it's all visible to everyone. Just hold on a second, please. I hope my screen is available to all of you. Is that so? जी सर, अगर आप इसको फुल स्क्रीन मोड में कर लें तो और ज़्यादा। Okay, all right, thank you. Now it's on a full screen. Kindly advise कीजिएगा please कि अगर आपको जो है क्या कहते हैं मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको. Perfect. Okay, all right, thank you so much. Okay, let's proceed with our topic. But I would like, before we proceed to the topic of the importance of big data science, big data, and artificial intelligence, I would like to highlight the definition and the terminologies behind these the words data science, big data, and artificial intelligence. So मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहूँगा कि ये जो हमारा सेशन है ये क्वाइट इंगेजिंग रहा है. इससे ये पर्पस हमें भी पता चल जाएगा कि हम कितनी जो है नॉलेज डिलीवर कर पा रहे हैं अपने सब फ्रेंड्स को, फेलोज़ को एंड मेंबर्स को. और जो उनके क्वेश्चन है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं एट द एंड उन तमाम क्यूरीज एंड क्वेश्चन का मैं आंसर करूँ. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर ड्यूरिंग द सेशन अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आते हैं या आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट डाउन ऑन योर नोटबुक और द पेपर, और इंशाल्लाह एट द एंड आई विल रिप्लाई ऑन ऑल योर क्यूरीज. मैं चाहूँगा कि ये जो डेफिनेशंस हैं अबाउट द डेटा साइंसेज एंड द बिग डाटा एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं आपको की डेफिनेशन नहीं बल्कि इन डेप्थ आपको समझा सकूं कि ये डाटा साइंस होता क्या है. अगर इन डेप्थ मैं समझा पाऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को डाटा साइंस की इंपॉर्टेंस को खुद रियलाइज़ करना शुरू कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डाटा साइंस जो है वो एक इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है, बल्कि मैं इसको कहता हूँ कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है और ये डोमेन इंडिपेंडेंट है. ऑल्दो के वी आर टॉकिंग ऑन द on the domain of the finance, how data science relate to the finance, but data science domain dependent बिल्कुल भी नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि data science is for everyone, whether it's for the finance, I belongs to the finance, my members, my senior members belong to the finance, but I know कि सेशन में और भी दूसरे डोमेन से लोग आए हुए हैं, तो मैं उनको ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि डाटा साइंस डोमेन डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं. क्यों डोमेन डिपेंडेंट नहीं है? इसकी वजह ये है कि डाटा साइंस इज अप्लाइड ऑन द डाटा, और मुझे आप कोई एक डोमेन, सिंगल डोमेन बताएं जिसमें डाटा नहीं होता. नाउ द डाटा हैज़ बीन डिजिटाइज. पहले हमारे पास जो डाटा था वो हार्ड फॉर्म में था,
अब डाटा डिजिटाइज हो गया और सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। अब आप इंजीनियरिंग की बात कर लें, आप एचआर की बात कर लें, फाइनेंस में तो डाटा ही डाटा है, डाटा को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। उसके अलावा भी आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, आप इवन के एक ग्रॉसरी स्टोर की भी बात कर लें, अगर मैं छोटी ग्रॉसरी स्टोर की बात करूं तो उसके पास भी डाटा है। तो वी कैन नॉट अवॉइड द डाटा एंड द डाटा साइंस। हम डाटा साइंस को अवॉइड कर ही नहीं सकते। यस, अभी ये एक ऐसी स्टेज है कि हम डाटा साइंस से शायद कुछ टाइम के लिए बच जाएं, लेकिन आने वाले वक्तों में हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हमने आज इसको अवॉइड किया तो हम लोग ये देखेंगे, मैंने इस प्रेजेंटेशन में इस चीज़ को इन भी किया हुआ है कि हमें इस चीज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ जाएंगे। तो अगेन, डाटा साइंस क्या होता है? डाटा साइंस इज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स को और टूल्स को अडॉप्ट करते हैं टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज एंड इनसाइट फ्रॉम द डाटा। देखें, डाटा का होना ये ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है कि आपके पास डाटा है। असल इंपॉर्टेंस ये है कि आप डाटा से इंसाइट निकालें, कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, और उस डाटा की इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट से ये फ़ायदा होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो वाइज डिसीजन लेती है। ठीक है, दैट्स वाई द डाटा साइंस इज द फील्ड ऑफ बिग डाटा। और इससे जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलती है उसी से ही टॉप मैनेजमेंट जो है वो वाइज डिसीजन लेती है। सम टाइम वी कॉल डाटा साइंटिस्ट एज अ ब्रेन ऑफ द कंपनी। हम कहते हैं कि डाटा साइंटिस्ट जो है वो ब्रेन ऑफ द कंपनी है। और इवन कि मैंने यहाँ पे नीचे अगर आप थर्ड बुलेट देखें तो मैंने डाटा साइंटिस्ट के बारे में बताया आपको। एक तो मैंने आपको शुरू में एक बात ये बता दी कि आप डाटा साइंस को अवॉइड नहीं कर सकते, कभी भी किसी भी डोमेन में है, यू कैन नॉट अवॉइड डाटा साइंस। आज हम लोग अवॉइड कर पा रहे हैं बिकॉज हम लोग अभी, हमारे पाकिस्तान में अभी इस चीज़ को इतनी हाइप नहीं मिली है। बट मेरा एक क्या कहते हैं अब्रॉड का एक्सपीरियंस है। आई वॉज वर्किंग फॉर अ यूएस फर्म फॉर अ लास्ट 5 years, और आई वॉज हैविंग अ फाइनेंस डिपार्टमेंट ओवर देयर। बट हमारे सराउंडिंग में बिग डाटा, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इतनी ज़्यादा हाइप पकड़ गई थी कि हमें इस चीज़ से जो है एक जो है इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि अगर हम इस डोमेन में नहीं गए तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। although के we are a qualified accountant and the management accountant and we are the finance professional, और हमारी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है माशाल्लाह से, एंड आई प्राउड टू बी ICMAPN। बट उसके बावजूद भी अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वी विल फार बिहाइंड। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अडॉप्ट अ डाटा साइंस। मैं आप सबको इस चीज़ के लिए इनवाइट करता हूँ। तो डाटा साइंस की तो हमने बात करी कि डाटा साइंस क्या होती है, जिससे हम एक नॉलेज एंड इनसाइट डाटा से निकाल सकें यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड एंड द एल्गोरिथम एंड द सिस्टम। बट डाटा साइंटिस्ट क्या होता है? डाटा साइंटिस्ट इज एन इंडिविजुअल जो रियलाइज करता है अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इन अ बिग डाटा। अब हम लोग ये सोचते होंगे कि यार वी आर यूजिंग ML एक्सेल, हम लोग वहाँ पे भी एनालाइज करते हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं इस स्लाइड को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। इन केस अगर आप मुझे किसी चीज़ में ये कहना चाहें कि हमें सेशन को किस तरीके से आगे परस्यू करना है, तो यू कैन एडवाइज मी एंड इंशाल्लाह आई विल फॉलो दैट। मेरे सीनियर मेंबर्स मेरे साथ हैं, दे कैन डेफिनेटली एडवाइज मी और मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ ताकि आप लोगों को एक क्या कहते हैं डेप्थ लेवल में जाके मैं इस चीज़ को आपको समझा सकूँ। तो मैं कहना चाह रहा था कि डाटा साइंटिस्ट वो इंडिविजुअल होता है, इस डाटा साइंटिस्ट आर द की दैट रियलाइज द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इन द बिग डाटा। वो डाटा साइंटिस्ट जो है डाटा को स्ट्रक्चर करते हैं, कंपेलिंग पैटर्न्स उसमें से निकालते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करते हैं। अगर आप डाटा साइंस की डेफिनेशन इधर देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा डाटा होता है वो स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग कह सकते हैं कि वी आर यूजिंग एक्सेल, सो क्या हम लोग भी डाटा साइंटिस्ट होंगे? यू आर पार्शियली, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 10 to 15% आपके अंदर वो चीज़ें, वो जर्म्स पहले से मौजूद हैं, तो आपको चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो स्ट्रक्चर डाटा तो उसे कहते हैं जो टेबुलर फॉर्म में होता है, तो उससे तो आपको थोड़ा बहुत नो हाउ है कि किस तरीके से आप जो है उसमें से
नॉलेज को निकाल सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा? अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करूँ, पहले मैं स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करता हूँ। अगर मैं स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करूँ तो स्ट्रक्चर्ड डाटा वो होता है जो टैबुलर फॉर्म में होता है, लाइक इन एक्सेल, लाइक इन CSV, लाइक इन योर डेटाबेसेस। बट यही काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, लाइक एक PDF का डाटा जो कि एक टेक्स्ट फॉर्म में होता है, या बुक के अंदर का डाटा, या आपके जो ऑडिट की रिपोर्ट्स बनती हैं, या जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, या आपकी डिफरेंट जो है वो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जो पब्लिश होते हैं, वो एक टेक्स्ट फॉर्म होती है, वो भी डाटा है। फिर आपका वॉइस, जो कि आप ऑडियो मेरी सुन रहे हैं, ये भी एक डाटा है। इसके अलावा जो आपकी इमेजेस हैं वो भी एक डाटा है। आपकी जो वीडियोस हैं, जिस आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे, ये दीज ऑल आर द डाटा। बट दिस इज द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। लेकिन हमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड डाटा को तो एनालाइज करना आता है, लेकिन हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से काम नहीं कर सकते। और आजकल ये सब जरूरत है। आपको पता है कि मैं पहले समझता था टेराबाइट्स ऑफ डाटा जनरेट होता है, बट मेरी नॉलेज में ये है कि आप पेटाबाइट्स ऑफ डाटा जनरेट होता है, सेकंड्स में डाटा होता है। अभी मेरे पास एक कॉल आई तो वो डाटा था मेरे पास, मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ तो वो डाटा है, मैं फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूँ तो वो डाटा है, अगर मैं ICMA के पोर्टल पे जाके कोई कमेंट्स कर रहा हूँ वो एक डाटा। डाटा इज एवरीवेयर, उसकी शेप्स अलग अलग है। तो आई होप कि मैंने आपको डाटा साइंस की और डाटा साइंटिस्ट का मतलब बता दिया हो। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिग डाटा एक्चुअली। ये डेफिनेशन आप लोगों की ईज के लिए मैंने इधर लिखी हुई है, तो यू कैन फॉलो दिस एज वेल। लेकिन जो मैं पॉइंट्स बताना चाहता हूँ वो मैं समझता हूँ ये स्लाइड्स भी इंशाल्लाह आप लोगों को ICMA के थ्रू या मेरे थ्रू मिल जाएगी। लेकिन जो असल पॉइंट है वो ये है कि हमें इस चीज़ को ग्रैस्प करना है, अपने अंदर इस चीज़ को लेके जाना और समझना है कि ये होता क्या है। तो डाटा साइंस एंड डाटा साइंटिस्ट, आई थिंक कि आप लोगों के पास इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई होगी। इफ स्टिल unclear to you, you can write down your points on your paper, and you can ask me at the end of this session and everything. Inshallah, I will try to wrap this up in a 50 minutes or so. So big data क्या होता है? Big data ये होता है, देखें big data में, अब बिग डाटा तो यही, अगर आप इसकी प्योर ट्रांसलेशन करते हैं तो समथिंग लाइक a volume of a data. Yes, a big data is a volume of a data, but it is not enough. Big data contain a velocity. जो आपके पास लाइव डाटा आ रहे होते हैं, जो आपके पास वेबसाइट से डाटा आ रहे होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप हिस्टोरिकल डाटा पे कब तक एनालिसिस करेंगे? आजकल का दौर ये है कि आपको लाइव डाटा पे ऑन स्पॉट द स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेने होते हैं, स्पॉन्टेनियस एनालिसिस करने होते हैं। तो यू शुड हैव एन एल्गोरिथम विद यू जो आपके लाइव डाटा को कैच करें और विद इन अ सेकेंड आपको एनालिसिस करके दें। तो एक एनालिसिस तो ये होते हैं जो आप हिस्टोरिकल डाटा पे करते हैं, और एक एनालिसिस वो होते हैं जो आप अपने लाइव डाटा पे करते हैं। और उस लाइव डाटा में वेलोसिटी एंड द वॉल्यूम इज सो हाई एंड बिग कि आपका जो आम सिस्टम, जो आपका रेगुलर सिस्टम होता है, वो मैनेज कर ही नहीं सकता उस चीज़ को। So that's why we have some big data tools to manage all this, follower data, जो कि regular और with the, rapid frequency आपके सिस्टम पे फॉलो हो रहे होते हैं। इवन कि आपका जो नॉर्मल सिस्टम है वो उसको मैनेज भी नहीं कर सकता, उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो बिग डाटा जो है वो आपकी वेलोसिटी हो गई, मैं उसको वी से जाहिर करता हूँ, वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैरायटी, वेरिएबिलिटी। तो ये तमाम चीज़ें आपके बिग डाटा में वो हैं जो क्विकली चेंज हो रही होती हैं, जिसके बेसिस पे आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से कि हम लोग स्टॉक प्राइस, क्योंकि अच्छा मेरी कोशिश ये होगी कि मैं फाइनेंस से इन सब चीज़ों को ज़्यादा रिलेट करूं, बट मेरी कोशिश ये भी होगी कि मैं इसको जनरलाइज भी करूं, क्योंकि मैंने एट दी स्टार्ट ये बात करी है कि डाटा साइंस इज़ फॉर एवरीवन। जहां डाटा है वहां पे डाटा साइंस है, और डाटा कहाँ नहीं है वो आप मुझे बता दें, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि डाटा कहाँ नहीं है। मुझे तो ये पता है कि डाटा इज एवरीवेयर। तो डाटा साइंस इज फॉर एवरीवन, कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो इसमें ये जो बिग डाटा है, इसमें वैरायटी होती है, वेलोसिटी होती है, वॉल्यूम होता है, सो ह्यूज कि आपका जो नॉर्मल सिस्टम है उसको मैनेज कर सके। तो इसको हम बिग डाटा कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डाटा साइंस, बिग डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे आज के सेशन का कोर है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें एक नेचुरल इंटेलिजेंस दी है, बट द ह्यूमन कंप्यूटेशनल पावर इज लिमिटेड। एक टाइम के बाद ह्यूमन का ब्रेन जो है, उसकी कंप्यूटेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, इवन के कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते हम कुछ नंबर्स के बाद या कुछ प्रोसेसेस के बाद। इंटेलिजेंस है, वी हैव अ बिग इंटेलिजेंस, बट वो एक जाके ये होता है कि उसकी कंप्यूटेशनल पावर जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है या स्लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटेशनल पावर हमसे ज़्यादा तेज़ है। फॉर एग्जांपल आप देखें ना, एक नॉर्मल नंबर है, उसको आप मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आप क्विकली अपने माइंड में कर सकते हैं, बट इफ़ आई गिव यू अ बिगर नंबर और उसको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन डिफरेंट उस पर जो है मैं प्रोसेसेस और क्या कहते हैं ऑपरेटर्स उस पर अप्लाई करूं, तो आप लोगों का माइंड ये होगा, मेरा माइंड ये होगा कि हम उसको कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही होता है कि एक ये मसनूही जहानत है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो है सिमुलेट करती है, उसको मिमिक करती है, हमारे एक्शन को। और आने वाला दौर जो है वो एआई का ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप देख लें, आपके एडवाइजर जो है, फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, वो बॉट्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी दे रहे हैं, आपके ऑडिट एश्योरेंस में आपके काम आ रहे हैं, आपके हैश फंड्स में आपको हेल्प करते हैं उसकी एक्विजिशन में। तो ये तमाम चीज़ें आपके, अगर मैं एचआर की बात करूं तो उनके रेज्यूमे स्क्रीनिंग में आपका जो इंटेलिजेंस एजेंट है वो आपको आपके रेज्यूमे, आपका जो सीवी होता है उसको स्क्रीन करके देता है, क्योंकि स्क्रीनिंग करने में भी आपका, क्योंकि जब आप एक पोस्ट करते हैं कि मुझे एक जॉब चाहिए, तो उसके अगेंस्ट आपको बहुत सारे रेज्यूमे मिलते हैं, तो आप कितनी रेज्यूमे को स्क्रीनिंग करेंगे? आप भी थक जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे रिलेट नहीं करती, ऐसे ही आपके पास आ जाती हैं रेज्यूमे। तो अगर आपके पास एजेंट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट होगा, उसका एल्गोरिदम होगा, उसका सिस्टम लगा होगा, तो आपको स्क्रीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपके थाउजेंड्स ऑफ मिनट्स ऑफ आवर्स आपके सेव हो जाएंगे। तो आने वाला दौर जो है वो एडवांस है एंड ऑटोमेशन की तरफ है, और ये फाइनेंस से रिलेट तो बेतहाशा करता है। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मुझे पता चला कि फाइनेंस से और हेल्थ से बहुत ज़्यादा डाटा साइंस जो है वो रिलेट करने वाली है, और आने वाला दौर जो है वो बड़ा डेंजरस होने वाला है। मतलब मैं इस चीज़ से, आई एम अ मेंबर ऑफ आईसीएम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, देन आई डिड द सीमा एज वेल, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतनी इनसिक्योरिटी कभी कभी फील होती है, तो मुझे इस चीज़ ने इस चीज़ इधर ट्रांसफॉर्म, ऑल्दो कि मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक डाटा साइंटिस्ट कंसल्टेंट हूं, बट मैंने डोमेन चेंज नहीं करी, डोमेन मेरी वही है फाइन। हाँ, यस, नाउ आई एम अ जनरल कंसल्टेंट, तो मैं एचआर वालों को भी कंसल्टेंसी देता हूँ, मैं इंजीनियर्स को भी कंसल्टेंसी देता हूँ, मैं फाइनेंस को भी कंसल्टेंसी देता हूँ, इनकी ट्रेनिंग्स भी दी जाती है, लेकिन डोमेन तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस का, मुझे अपना डोमेन चेंज नहीं करना, मुझे अपने डोमेन में डाटा साइंस को इन करना है। अब मुझे कहीं अपने, अगर मैं फाइनेंस का प्रोफेशनल हूँ, मुझे फाइनेंस नहीं छोड़नी डाटा साइंस के लिए। यस, आई हैव टू ऐड अ डाटा साइंस इन माय फाइनेंस प्रोफेशनल। अगर मैं क्या कहते हैं, मैंने बी फार्मेसी की हुई है, मैं अगर क्या कहते हैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे डाटा साइंस को अपने काम में इन करना पड़ेगा, मुझे फार्मेसी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एचआर का पर्सनल हूँ, तो मुझे एचआर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू टेक द डाटा साइंस इनटू माय प्रोफेशन एक्चुअली। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है जो आप अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और वो मिमिक करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। और आजकल के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा आसान हो गई है कि आपको कंप्यूटर को प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती, एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं होती, रूल्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। इसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। इंशाल्लाह अगर कभी मुझे और मौका मिला तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डीपली आप लोगों को ये बातें बताऊंगा, क्योंकि हमारा तो अब उठना बैठना ही इन तमाम चीज़ों में, कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। अच्छा, क्यों डाटा साइंस की इंपॉर्टेंस है हमारे पास? डाटा साइंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास? इसकी वजह यह है कि डाटा साइंस की डिमांड सिंस 2012 टिल नाउ 650% इंक्रीज हुई है। यानी कि जिस तरह के पहले हर रेज्यूमे में ये मांगा जाता था कि आपकी कोर एक्सपर्टीज तो हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फाइनेंस का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ फॉर द जॉब ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट,
उसके साथ साथ एक चीज जरूर मैं देखता था, उसमें बोलते थे यू शुड हैव अ गुड कंप्यूटर स्किल, यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश स्किल। बट नाउ आजकल के रेज्यूमे में आई डोंट नो अबाउट द पाकिस्तान के उसमें क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, मैं एक कंसल्टेंट हूँ और हमारा टारगेट ये होता है बाहर आप जाएं तो वहां पे हर रेज्यूमे में ये एक बात मांगी जाती है कि आपकी कोर स्किल के साथ साथ यू शुड हैव अ डेटा साइंस स्किल्स एज वेल। तो दैट्स व्हाई सेइंग या हियर कि 650% इंक्रीज हुई है इसके रोल में, इसकी डिमांड में सिंस 2012। और मैं आपको यूएस की बात कर रहा हूँ, हम तो बहुत पीछे हैं अभी। यूएस में thousands of companies are asking for the data scientists, but the data scientists are only 35,000. Data scientists है ही नहीं, there is a shortage और demand is so high. इतनी डिमांड है कि एक डाटा साइंस ऑन एवरेज पर ईयर $160,000 a year अर्न कर सकता है और कर भी रहे हैं। एक और हार्वर्ड का नाम सबने सुना होगा, उनके बिजनेस रिव्यूज में ये बात की गई है कि डाटा साइंस इज द मोस्ट डिमांडिंग जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी। इसका ये मतलब नहीं कि डाटा साइंस एक कंप्लीट डोमेन है, आपको उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। नो, डाटा साइंस अगर आपके अंदर आ जाए, अगर आपके अंदर वो डाटा साइंस की क्वालिटीज आ जाए, तो आप 21st सेंचुरी में आपकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा साइंस राइट नाउ। अगर मैं इस चीज को फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेट करूं, तो जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी ये बात करते हैं अपने आर्टिकल में कि न्यू फर्म्स जो हैं वो अपने न्यू अकाउंटिंग ग्रेड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उस आर्टिकल में एक बात ये भी लिखी हुई थी कि अकाउंटिंग ग्रेड्स को कंफर्टेबल होना चाहिए विद द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड विच इज डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन के KPMG इट्स अ बिग नेम, वो कहते हैं कि हम जो अपने न्यू हायर्स में ढूंढते हैं वो ये देखते हैं कि डाटा साइंस की क्वालिटी उनके अंदर स्किल्स हैं कि नहीं। ऑल्दो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डाटा साइंटिस्ट, बट वो भी ये तलाश करते हैं कि अगर कोई वो नए हायर करना चाह रहे हैं तो अगर उनको उसमें डाटा साइंस की क्वालिटी मिल गई तो वो तो ही इज ऑन द टॉप, एक्चुअली ही इज ऑन द टॉप। फिर इसी चीज को प्रोसीड करते हुए, इसी चीज को टेकिंग फॉरवर्ड करते हुए, KPMG हैज पार्टनर विद द बिजनेस स्कूल एट द ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, और उन्होंने अभी उनके साथ मिलके मास्टर लेवल प्रोग्राम बनाया है डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस। मैं एक बात रिवील करना चाहता हूँ यहाँ पे, ऑल्दो कि मैं नाम नहीं लूंगा। पाकिस्तान में एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, दे हैव कॉन्टेक्टेड अस, उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम अपने मेंबर्स को और अपने आने वाले जो इनका एजुकेशन स्कीम है उसमें डाटा साइंस को बिल्ड करना चाहते हैं। काइंडली हमारे लिए आप इस चीज़ को एज अ स्टार्टिंग जो है हमारे कैरिकुलम में आप लोग लेकर आए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वी हैव सम कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज विद अस, तो मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाह रहा, बट इट्स अ बिग नेम इन अकाउंटिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, उनके पार्टनर्स, उनके मेंबर्स, और उनको ट्रेनिंग देनी है। तो अभी मैंने आपको KPMG की एग्जांपल दी इधर कि उन्होंने पार्टनर किया विद द ओहायो स्टेट। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अकाउंटिंग बॉडीज ने हमसे कांटेक्ट किया एंड दे वांट टू train their members and the faculty and their student on the data science and the artificial intelligence, because they understand the importance of the data science in near future actually. और अगर आप डाटा साइंस को अपने अंदर अडॉप्ट नहीं करेंगे, वेदर यू बिलोंग्स टू एनी ऑफ द डोमेन, मुझे थोड़ा डाउट है कि कहीं हमारी एक्सेप्टेबिलिटी एज अ इंडिविजुअल ख़त्म ना होना शुरू हो जाए या डिक्लाइन ना होना शुरू हो जाए। तो वी हैव टू गो फॉरवर्ड and adopt this data science skills. फिर Accenture is a big company. They are saying कि आने वाले वक्तों में नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि it's a old statement. They were saying कि 80% जो financial services है will be delivered with the cross functional team, और जिसमें डाटा साइंटिस्ट लाजमी होंगे, बल्कि वो डाटा साइंटिस्ट क्या करेंगे, डाटा माइनिंग करेंगे। डाटा माइनिंग में आपको बता दूं, डाटा माइनिंग उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जिसमें आप डाटा को उस शेप में लेकर आते हैं जिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे, वो डाटा से इनॉमलीज फाइंड आउट करेंगे, इनॉमलीज डिटेक्शन करेंगे, रिपोर्ट कंपाइल करेंगे, और फिर आखिर में जाके
काम हमारा एज अकाउंटेंट ये होगा कि हम अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे रिकमेंडेशन दें। इधर तो इन्होंने क्रॉस फंक्शनल टीम की बात करी है, बट द करंट सिनेरियो इज दैट ये क्रॉस फंक्शनल टीम नहीं होगी, दिस स्किल शुड बी इन एन अकाउंटेंट एज वेल। ये जो अकाउंटेंट हैं, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि उसका जो इससे पहले वाला प्रोसेस है, to compile a report and the anomalies and the data mining and the wrangling, वो सारा काम हमें करना पड़ेगा। That's why I'm saying that this statement is a bit old statement, क्योंकि the things are transforming very quickly and very fast. ये हम सब के लिए जो है is so alarming, जो कि मैं नहीं कह रहा, it's a McKinsey Global Institute report, it's a very well known and the familiar institute in United States. They are saying कि अगर हमने इस चीज को अडॉप्ट नहीं किया, ये मैं आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टोरी दे रहा हूं, अगर हमने इस चीज को अडॉप्ट नहीं किया, मैं नहीं जानता कि आप किस डोमेन से हैं, जिस भी डोमेन से, अगर आपने डाटा साइंस को अडॉप्ट नहीं किया, तो आप लोग याद रखिएगा, उनकी रिसर्च पेपर के मुताबिक बाय 2030 400 to 8 million jobs are going to be displaced soon. एंड 2030 आते हुए टाइम नहीं पता चलेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कोई बैंग नहीं होगा, कोई धमाका नहीं होगा कि 2030 में ये जॉब जाएंगी। ये आज से स्टार्ट हो चुका है कि आप देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि आई हैव नो जॉब, मुझे जॉब से डिस्प्लेस कर दिया गया। ये इन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, लेकिन घबराने की एक बात नहीं है, क्योंकि अगर इफ यू कम और यू टेक दिस स्किल इनटू यू, तो आप लोग उन लोगों में होंगे जहां पे यही मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट कहता है कि इट विल क्रिएट अ 555 मिलियन टू 890 मिलियन। जितनी जॉब डिस्प्लेस हो रही है उससे ज्यादा जॉब क्रिएट करेगा डाटा साइंस एंड बिग डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं आपको एक और बात बताऊं, it's a very good news given by the McKinsey Global. McKinsey said by 2030 the AI and the data science will inject the $13 trillion in the world economy. वर्ल्ड इकोनॉमी में $13 ट्रिलियन बाय 2030 जो है ये डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजेक्ट करेंगे। अब आप बताएं, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ नेशन, हमारा पार्ट नहीं है कि हम इस 13 ट्रिलियन में से अपना भी शेयर लें? ऑब्वियसली मैं तो इस चीज के लिए फिक्रमंद हूं कि हमें जो है क्या कहते हैं, इस चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस चीज को लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खतरा ये है कि ये जॉब डिस्प्लेस होने में मेरा नाम ना हो, मेरा नाम वहां पे हो जहां पे जॉब क्रिएट होंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये बात मैंने यहाँ पे लिखी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, बट इट अप्लाइज टू एवरीवन। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में आने वाली हैं, और एज अकाउंटेंट वी हैव टू अडॉप्ट दिस वेरी क्विकली। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज द रेड फ्लैग। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीनियर मेंबर्स मेरे साथ हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो वी हैव टू टेक इट वेरी क्विकली। और मैं आपको बता दूं कि डाटा साइंस ऐसी मर्ज होगी आपके डोमेन में कि आप उसको निकाल ही नहीं सकते। इसकी एग्जांपल यही है कि इफ़ यू गो बैक टू द 20 years बैक, तो 20 years पहले ये होता था कि हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप तो छोड़ दें, कंप्यूटर सिर्फ एक ही होता था, एंड वी कंसीडर कि कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ द आईटी। हम लोग कंप्यूटर को अहमियत नहीं देते थे, लेकिन आज कंप्यूटर एंड द लैपटॉप हम सब की लाइफ में इन है। वो आईटी का पार्ट नहीं था, हमें वो अंडरस्टैंड। आज भी मैं ये कहता हूँ कि डाटा साइंस किसी खास डोमेन का पार्ट नहीं है। डाटा साइंस, देखें, डाटा साइंस में डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और डाटा वो है जो हम सबके पास है, ठीक है। तो मेरी जो सबसे बड़ी जो वरीज हैं वो ये है कि इट विल क्रिएट अ मोर जॉब्स, जो कि आपने ऊपर देखी, बट द ट्रांजिशन विल बी पेनफुल। ये करना पड़ेगा, ये हम सबको इम्पोर्टेंस की अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड क्विकली रैप दिस अप। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो दीगर हमारे इंस्टीट्यूट हैं या हमारे फर्म्स हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे फ़ायदा क्या उठा सकते हैं? डाटा साइंस से हमारे पास ये हो सकता है कि हम बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स, इसको इतना ऑटोमेट कर सकते हैं कि विद इन अ जिफी हमारे को इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और हम उसकी बेसिस पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं, जिससे हमारी कंपनी जो है अर्न अ मोर प्रॉफिट।
और मैं आपको एक बात बता दूं, डाटा साइंस सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं होता। डाटा साइंस जो है आपके रेगुलर टास्क को भी ऑटोमेट करने के लिए, उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए होता है। मैंने डिसीजन मेकिंग के अलावा डाटा साइंस को ऐसी ऐसी जगह पे यूज करा है कि मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो डाटा साइंस सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं होता, ना प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के लिए सिर्फ होता है, ये आपके छोटे रेगुलर काम को भी ऑटोमेट कर देता है। और डाटा साइंस सिर्फ ऑटोमेशन का नाम नहीं है, इसमें एनालिसिस अ बिग 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 सी, बल्कि इसको ओशन कहें तो बात बनती है, ठीक है। इसके अलावा आप जब डाटा साइंस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द डाटा साइंस, आप क्विक इंफॉर्मेशन एंड द क्विक रिपोर्टिंग ले रहे होते हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग करना आसान होती है और आप उस बेसिस पे अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत काम कर सकते हैं। और आपको पता है कस्टमर इज द की। हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती है उसका कोई ना कोई कस्टमर जरूर होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे मार्केट में प्रोडक्ट्स हो एंड कुछ भी हो, तो कोई ना कोई हमारा जो है वो कस्टमर जरूर होगा। और कस्टमर इज द की। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो यू विल फ्लाई, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है यू विल लिक्विडेट। तो हमें ये डाटा साइंस जो है, अब डाटा साइंस होती किस तरह है ये इंशाल्लाह हम किसी और दिन भी बात कर सकते हैं, लेकिन डाटा साइंस की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एड अ ग्रेट वैल्यू, क्योंकि कस्टमर्स आपको पता चल जाएगा। आप इसमें से, जिस तरह अभी मैं बहुत सारे केसेस देख रहा था कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं या आपके डिफरेंट फ्रॉड्स होते हैं, डाटा साइंस इनको, अगर आप इन चीज़ों को ऑटोमेट कर दें, फ्रॉड ऐसे रेड फ्लैग हो जाता है, ऐसे हाईलाइट हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता। ये काम बहुत आसान कर दिया है डाटा साइंस ने। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। आपके जो, अगर आपको अगर ये एनालाइज करना है कि किस कंपनी को लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किस इंडिविजुअल को लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसकी स्क्रूटनी एंड एवरीथिंग, दिस ऑल is going to be, it's not going to be, it's now automated using a data science। चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हैं। मेरी एक अपने सीनियर से बात हो रही थी, उन्होंने ही मुझसे डाटा साइंस ट्रेनिंग ली थी। ही इज़ इन वन ऑफ द बैंक इन पाकिस्तान। वो उन्होंने मुझसे कहा कि रिस्पेक्टफुली ही इज कॉलिंग मी सर, बट ही इज क्वाइट सीनियर टू मी। उन्होंने कहा सर, मैंने जब डाटा साइंस आपसे पढ़ी तो मेरा एक ऐसा काम था जो मैं अपने दिन के हाफ ऑफ द डे में करता था। अब हाफ ऑफ द डे फॉर मी इज लाइक, अगर 9 आवर्स की जॉब होती है तो इट्स लाइक 3.5 आवर और 4 आवर। वो कह रहे हैं नाउ आई एम डूइंग इन अ सिंगल क्लिक। अब आप देखें उनका कितना टाइम सेव हो गया विद द हेल्प ऑफ द डाटा साइंस। तो ये डाटा साइंस है, ये दिस इज द पावर ऑफ द डाटा साइंस। बड़ी बड़ी कंपनीज ने एआई एंड डाटा साइंस को अडॉप्ट कर लिया। एंड हमारे मुल्क में भी अगर मैं आपको बैंक्स के नाम बताऊं, मीज़ान बैंक, यूबीएल बैंक, करीम हो गई आपकी, आपके जो हेल्थ सेक्टर हो गया, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाएं आप, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेट हो रही हैं डाटा साइंस के थ्रू। एल्गोरिथम उसके बनते हैं, उसके सिस्टम डिज़ाइन होता है और वो होता है। और ये काम किसी डेवलपर का नहीं है, ये हम जैसे इंडिविजुअल का है कि हम अपने अपने कामों में डाटा साइंस को लेकर आए। डाटा साइंस कोई जो है वो कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है किसी सिस्टम की। हाँ, ये है कि हम अपने अपने सिस्टम खुद बना सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट, और उसको ऑटोमेट करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। और उस सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू विल टेक अ डिसीजन। ये देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दी है, बैंक ऑफ अमेरिका, पीडब्ल्यूसी, ये आपके आरबीसी रॉयल बैंक हैं, बहुत सारे आपकी कंपनीज हैं, केपीएमजी का भी जिक्र किया मैंने आप लोगों के साथ। तो अब आप देख लें कि डाटा साइंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत। इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं इसको जरा गौर से देख लें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने फाइनेंस के हिसाब से लिखा हुआ है, अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं एचआर पे भी डिस्कस करूंगा, इंजीनियरिंग पे भी डिस्कस करूंगा, जो भी जिस डोमेन में भी होगा इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, क्योंकि डाटा साइंस इज फॉर एवरीवन। जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने अपना अलग अलग डाटा साइंस का डिपार्टमेंट ही बना लिया ताकि वो पूरे के पूरे कंपनीज को अपने डाटा साइंस एंड एआई की सर्विसेज दे, ठीक है। आपके बॉट्स बन चुके हैं, रिबॉटिक्स आपका इन्वायरमेंट हो गया है। आपकी मिसाल के तौर पे आप एक कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो आपको पता है कि कुछ चीज़ें बड़ी यूनिक नहीं होती, कॉमन होती हैं, जिसको आप अपने बॉट्स के थ्रू भी करवा सकते हैं ताकि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को किसी और ऐसे काम में इन्वॉल्व करें जहां पे रिबॉटिक्स पावर जो है वो यूज़ नहीं हो सकती अभी। फॉर एग्जाम्पल, रिबोट्स जो है वो प्लानिंग नहीं कर सकता, रिबोट्स जो है वो थिंकिंग नहीं कर सकता। तो हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को उस तरफ लेके जाएं और जो हमारे रेगुलर टास्क हैं उसको हम जो है ऑटोमेट करें जाके।
मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं आप लोगों को एक पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट की बात बता रहा था. इट्स अ वेरी पॉपुलर इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान. बहुत बड़ा नाम है उनका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में. दे हैव कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द मार्केट. उसके अलावा CFA ने भी 2000 CFA जो हमारा एग्जाम होता है, क्या कहते हैं, इट्स अ US बेस्ड सर्टिफिकेट. उन्होंने भी 2019 में AI के पार्ट को अपने कैरिकुलम में इन कर लिया था. हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं, तो हमें भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा इंशाल्लाह. बहुत सारी कंपनीज ने जो है बहुत ज़्यादा डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की. फ़ायदा क्या हुआ? JP मॉर्गन बैंक को फ़ायदा, जिसका एक एग्जांपल है, JP मॉर्गन बैंक को फ़ायदा ये होगा, उनकी डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग बहुत कम हो गई. 300,000 आवर्स को उन्होंने रिड्यूस कर लिया. अब आप देखेंगे इस आवर्स से वो कितना और काम ले सकते हैं. हैश फंड्स, जो आपके लिक्विडेट फंड्स होते हैं, मोस्ट लिक्विडेट फंड्स जो होते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, उसमें डाटा साइंस यूज हुई है. रिस्क असेसमेंट में क्रेडिबिलिटी आपको देनी है कि इसको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसका रिस्क असेसमेंट तमाम डाटा साइंस एंड AI के थ्रू हो रहा है. हमें ये देखना चाहिए. कंपनीज में रिकंसिलिएशन थ्रू डाटा साइंस, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, ट्रेडिंग, कंप्लायंस एंड फ्रॉड डिटेक्शन, all the things are going, doing through a data science actually. ये हमारी लाइफ साइकिल है. अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, दूसरी बात, बस हमारा जो है वो स्लाइड्स ख़त्म होने वाली है. फिर मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों से सवालात लिए जाएं और आप लोगों से बातें की जाएं. डाटा साइंस जो है वो जॉब रिप्लेस नहीं करेगी. डाटा साइंस जो है वो टास्क रिप्लेस करेगी. आप 9 आवर्स की जॉब करते हैं या आप एक बिजनेसमैन है, आपके जो 9 आवर्स में है, आप उस 9 आवर्स में वो दिस इज द जॉब कि आपने पूरे 9 आवर्स की जॉब करनी. बट इन दैट 9 आवर्स आपको बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं. तो द सम ऑफ द टास्क कैन बी डन थ्रू अ डाटा साइंस एंड कैन बी डन थ्रू अ AI, ताकि आपका वो टाइम सेव हो और उस टाइम को आप किसी और थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड मैनेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको और सोचें. आप अपने डाइवर्सिफिकेशन की तरफ सोचें, आप अपने क्या कहते हैं कस्टमर बेस की तरफ सोचें. तो ये तमाम काम जो है आप सोच सकते हैं अगर आपका टाइम सेव हो रहा है. इससे फायदा क्या होगा, या नुकसान कह लें या फायदा कह लें? बिग टीम कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल टीम. अब आपको बड़ी टीम रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि CEO के पास भी अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाए ना, तो वो उसका जो उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो इस चीज को परफॉर्म करें और आप सोचें कि आपकी जो लार्ज टीम है कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल टीम. जब भी ये कहा गया है कि 400 to 800 जॉब डिस्प्लेस हो जाएंगी, आपको रीवर्क नहीं करना पड़ेगा. आपका तमाम काम डाटा साइंस के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, आपने एक मतलब डिजाइन उस चीज को कर दिया, वो आपको करके दे देगा. आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. मैन्युअली आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा. जो आपने टास्क ऑटोमेट कर दिए, इट इज ऑटोमेटेड. अब आपको उसको मैन्युअली मैनेज नहीं करना, आपको मैन्युअल एडजस्टमेंट नहीं करनी, आपको जो है वो उसको मॉनिटरिंग नहीं करनी. इट विल गिव यू अ रिजल्ट. और हमारी रिसर्च ये है कि हमने पहले भी रिसर्च करी थी कि डाटा साइंस में अगर आपने कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया और उसकी टेस्टिंग कर दी, तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो दिस इज अ डाटा साइंस एक्चुअली. ये एप्लीकेशन है डाटा साइंस के हवाले से कि आप रिस्क एनालिटिक्स कर सकते हैं. रिस्क एनालिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है. कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है रिस्क पे. अगर रिस्क मैनेज हो रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाएगी. अगर रिस्क मैनेज नहीं हो रहा तो कॉस्ट इज गोना बी हाई, प्रॉफिट इज गोना बी लो, और इससे हमारा जो है चांसेस ये हैं कि हम डिसॉल्व ना हो जाएं. रियल टाइम एनालिटिक्स, मैंने आपसे कहा कि डाटा साइंस आपको रियल टाइम में एनालिटिक्स करने की अपॉर्चुनिटी देती है. आपका रियल डाटा, उस पर आप जो कि सेकंड्स में चेंज हो रहा है, डाटा साइंस ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप रियल डाटा को भी, उसके भी रिजल्ट को क्विकली आइडेंटिफाई करके उस पर डिसीजन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं फॉरेक्स की, जिसमें आपने ये ट्रेडिंग करनी है कि डॉलर मैंने कब सेल करना है और कब मैंने बाय करना है, और आपको पता है कि वो ट्रेडिंग जो है वो लाइव हो रही होती है. तो उसके लिए आप हिस्टोरिकल डाटा पे तो काम नहीं कर सकते, तो आपको लाइव डाटा पे काम करना पड़ेगा. ठीक है, इन सब की डेफिनेशन मैंने लिखी है इधर. कंज्यूमर एनालिटिक्स, अगर आपको ये पता चल गया कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, कंज्यूमर किस चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उनके लिए क्या पर्सनलाइज चीज़ें हमें बनानी चाहिए जिससे हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा वेल्थ जनरेट हो.
तो ये काम भी डाटा साइंस के थ्रू होता है। डाटा की मैनेजमेंट जो है वो डाटा साइंस के थ्रू हो सकती है आपकी। आप कस्टमर्स को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पर्सनलाइज उनकी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर मुझे पता हो कि अगर मैं बैंक में काम करता हूँ और मुझे भी पता चल जाए कि मेरे कस्टमर को कार में ज़्यादा इंटरेस्ट है या हाउस में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फला चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उनको वही चीज़ें टारगेट करूँगा। ताकि, और ये किस तरह मुमकिन है कि डाटा साइंस आइडेंटिफाई कर लेता है कि किसका इंटरेस्ट कितना है। आपने देखा होगा फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो उसमें साइड में ऐड चल रहे होते हैं। जब आप कोई बात करते हैं तो वो कैच हो जाती है, ये सिस्टम लगे हुए हैं, और आप थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो आपके सामने कहीं ना कहीं चल रहा होता है। मैंने एक कार बाय करनी थी, तो आई वॉज डिस्कसिंग विद माई फैमिली कि मुझे फला कार बाय करनी है। यकीन माने उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने फेसबुक खोला और यूट्यूब खोला तो मेरे पास उसी कार के रिलेटेड पोस्ट आने शुरू हो गए। कितना कितना एडवांस है, इट्स अ रियल टाइम एनालिटिक्स। तो यही चीज़ें हमारे फाइनेंस में या अपने अपने दूसरे डोमेन में, एचआर, इंजीनियरिंग एंड अदर डोमेन, उसमें अगर ये सब चीज़ें आ जाए तो आप सोचें कि आप क्या नहीं कर सकते। फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन जिसका अगर आप बैंक्स की बात करें या अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो फ्रॉड डिटेक्शन बहुत ही मेजर पार्ट है कि जिसको हमें ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है। वो तमाम चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं, की जा सकती हैं डाटा साइंस के थ्रू। आपको मैन्युअली काम करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई वी हैव अ डेंजर कि हमारी जॉब डिस्प्लेस ना हो जाए अगर हमें ये टेक्निक्स ना आई तो। हम इसके लिए एल्गोरिदम्स बनाते हैं जो हमारे लिए जो है खुद ही काम कर रहे होते हैं, हमें खुद काम करने की ज़रूरत नहीं होती। बल्कि एक टू बी ऑन द लाइटर साइड, मेरे एक फ्रेंड थे, वो ये बोल रहे थे जब उन्होंने डाटा साइंस लर्न की और तो उन्होंने कहा कि मैंने एक मरतबा रात के कोई 1:30 बजे जो है वो एक ईमेल निकाल दी, क्योंकि मैंने अपना सिस्टम ऑटोमेट कर दिया था और मेरे बॉसेस ये समझ रहे थे कि मैं रात तक बैठ के काम कर रहा था। टू बी ऑन द लाइटर साइड कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस डाटा साइंस के थ्रू। अब आपके पास रोबो एडवाइजर्स आ गए, यानी कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल जीरो है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको रिपोर्ट्स आपको एडवाइस करेंगे। अब आप बताएं ना, हम फिर हमारी तो जॉब गई, तो या तो हमें इस फील्ड में आना पड़ेगा या हमें ये सोचना पड़ेगा कि फिर हमें क्या करना चाहिए दूसरा और पार्ट। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। बस लास्ट 2 स्लाइड रह गई हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो हमारा रेगुलर वर्क होता है वो तो डाटा साइंस बिल्कुल वाइप आउट कर देगी, और अगर हमें नहीं आता होगा तो हमें कोई जॉब पे हायर नहीं करेगा, मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मैं खुल के नहीं बताना चाह रहा ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में खौफज़दा ना हो जाए, लेकिन मैंने मार्केट को देखा है अपनी आंखों से। इंटेलिजेंस ऑगमेंटेशन हो सकती है कि आप अपनी चीज़ों को इंटेलिजेंटली इंक्रीज कर दें, उसकी लैन को इंक्रीज कर दें। ये डाटा साइंस एआई के थ्रू हो सकती है अगर ह्यूमन नॉलेज इन्वॉल्व हो जाए और हमारे पास डाटा साइंस की स्किल्स आ जाए। इन दो को अगर हम कंबाइन करें तो वी कैन डू एवरीथिंग। मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस अपने जो मेरी स्पीच है रिगार्डिंग डाटा साइंस उसको मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रा केयरफुली सुने, और इन केस अगर आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही तो सब टाइटल नीचे आ रहा होगा, उसको ज़रूर रीड आउट करें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके वॉल्यूम में थोड़ा सा जो है इस क्वाइट लो। तो आप इसके सब टाइटल में भी देख सकते हैं कि इसमें क्या बात की जा रही है। ठीक है, तो शुरू में तो साउंड आएगी और उसके बाद फिर आपको आवाज़ आएगी। अभी आप सुनिएगा प्लीज़, एवरीवन प्लीज़। When you have enough data, you don't need to send soldiers to control a country. The AI revolution might create unprecedented inequality, not just between classes, but also between countries. In the 19th century, a few countries like Britain and Japan industrialized first, and they went on to conquer and exploit most of the world. If we aren't careful, the same thing will happen in the 21st century with AI. We are already in the midst of an AI arms race, with China and the USA leading the race, and most countries being left far, far behind. Unless we take action to distribute the benefits and power of AI between all humans, AI will likely create immense wealth
in a few high-tech hubs, while other countries will either go bankrupt or will become exploited data colonies. ओके इस वीडियो में एक बात बहुत क्लियरली बताई गई है कि अगर हम इस फील्ड की तरफ नहीं आएंगे जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट है, तो हमारे पास ज़रूरत नहीं होगी कि कोई हमारे पास सोल्जर्स भेजे, हम खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बल्कि हम लोग या तो लिक्विडेट हो जाएंगे या हम एक कॉलोनीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि डाटा कॉलोनीज के नाम से इन्होंने मेंशन किया। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। अभी हमारा एक बैंक है, उसमें डाटा साइंस जो है वो IFRS 9 जो कि आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे और उसकी अकाउंटिंग पे काम करती है, उसको डाटा साइंस के थ्रू जो है उस पर काम किया जा रहा है। फिर एक और बैंक है, उसमें जो है प्रोक्योरमेंट एंड रिकन्सिलिएशन, उसमें डाटा साइंस इन्वॉल्व है। मैंने अभी आपको एक इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं बताया, बट ये बताया है कि एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, हम लोग भी जानते हैं, ICMA के लोग भी जानते हैं उनको, वो उन्होंने अपने पार्टनर्स को, अपनी फैकल्टी को और अपने कैरिकुलम में उस चीज़ को ऐड किया है। तो हमें भी अपने लाइफ में इस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट फ्रॉम माय साइड, और मैं इस चीज़ पे यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूँ विद वन रिक्वेस्ट कि आप जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान में हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, आप डाटा साइंस को अपनी लाइफ में लेकर आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज तो शायद आप डाटा को अवॉइड कर जाएंगे, डाटा साइंस को अवॉइड कर जाएंगे, लेकिन कल आपको फोर्सफुली डाटा साइंस की तरफ आना पड़ेगा। उससे बेहतर ये है, इट्स अ बेटर टू join or to bring a data science skill into you right now. So this is from my side. I hope कि आपको मेरी बातें जो है वो अच्छी लगी होंगी, समझ आया होगा. And if you still have a question, you're welcome to ask. Thank you so much. Thank you very much, Waqas Sahab, for your very knowledgeable presentation. I hope all the participants have got good knowledge from your presentation. We have a couple of questions already from the participants. All the participants, other participants are requested to please send in your questions through the Q&A box. Waqas Sahab is here and he'll be answering your questions himself. So वकास साहब, एक मोहम्मद इमरान साहब पूछना चाह रहे हैं कि अगर डेटा साइंसेस को अडॉप्ट करना चाहें तो क्या स्टेप्स आप रेकमेंड करेंगे? ओके, देखें, एक तो ये कि इमरान साहब, आप जिस भी डोमेन में हैं, डाटा साइंस आपको लर्न तो करनी है उस स्किल को। डाटा साइंस किस तरह आएगी, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से को नहीं जानते, तो हमारे पास डाटा साइंस, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि हमें कंप्यूटेशनल पावर को यूज़ करना होता है डाटा साइंस को यूज़, तो सबसे पहले तो हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पाइथन। अब आप इससे घबराएं नहीं कि अब क्या फाइनेंस के लोगों को लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज और इतनी सिंपल है कि इट्स लाइक कि आप जैसे कोई इंग्लिश लिख रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, आपकी प्रोबेबिलिटी है, मैथ्स है, उन सब को लेके आपको, और इतनी आसान है वो मैथ्स के, मैं आपको कहता हूँ वो 7th क्लास की मैथ्स होगी, लेकिन डाटा साइंस ने उन सब चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि आप उसको ईजिली कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप कि हमारे पास कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, विच इज़ वी आर यूजिंग पाइथन एंड इट्स रियली ईजी। It's like you are writing a 7th class English, sentences. उसके बाद अगर आपको वो आ गई तो इसका मतलब आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर लेंगे। देन वी हैव अ डिफरेंट टूल्स एंड लाइब्रेरीज जिसके थ्रू हम काम करते हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो दूसरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा साइंस में थोड़े बहुत स्टेप किस तरह होते हैं, या आप किसी वक्त ICMA आ जाएं, मैं भी ICMA आ जाऊंगा, इंशाल्लाह उस पर बात हो जाएगी। तो आई होप कि इमरान साहब, मैंने आपको एक हाई लेवल पे डाटा साइंस का बता दिया कि आप कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इट विल टेक अ टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक अ टाइम, बट आपको स्लोली अपने काम में इस चीज़ को इन करना है। हम भी जब ट्रेनिंग देने जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम एक ही वक्त में सारी चीज़ें आपके माइंड में जो है वो उसको इन कर देंगे।
it's a gradual process actually. जी वकार साहब, multiple questions हैं regarding courses certification to become data scientist. What do you recommend? ओके देखें, ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन की, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये तो आप करें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। बट अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है या ऐसा प्रोफेशनल आपके साथ है जो इंडस्ट्री में डाटा साइंस पे काम करता है, तो मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इंडस्ट्री के बंदों से जब आप सीखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसकी एग्जांपल यही है कि जब मैं ICMA की स्टडी कर रहा था तो हमारे को इंडस्ट्री के लोग पढ़ाने आते थे, हमें इंडस्ट्री के लोग ट्रेनिंग देने आते थे, जैसे अजीम साहब हो गए, फ़ारूक साहब हो गए। ऐसे ये वो लोग हैं जिनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो जब ये हमें पढ़ाते थे तो हमारी नॉलेज जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती थी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि डोंट गो फॉर द थ्योरीज, क्योंकि थ्योरीज पढ़ने का टाइम नहीं है। थ्योरीज तो आपको वैसे भी आ जाएगी, जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे तो इंडस्ट्री के किसी बंदे से पढ़ें, उससे ट्रेनिंग हासिल करें ताकि आप जल्दी इस चीज़ को कूप कर सकें। और इंडस्ट्री का बंदा इस वजह से कह रहा हूँ कि बिकॉज उसको एक्सपीरियंस होता है कि मार्केट में आपकी जो वर्ल्ड वाइड मार्केट में डाटा साइंस को किस तरह काम किया जा रहा है। अगर आप सिर्फ यही देखते रहेंगे कि बुक्स में किस तरीके से या छोटे छोटे टास्क बेस्ड काम करेंगे तो वो आप इंडस्ट्री पे अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस। तो कोर्स एंड सर्टिफिकेशन जरूर करें, बट अगर आपको लर्निंग करनी है तो किसी इंडस्ट्री के बंदे से करें ताकि आप जल्दी डाटा साइंस फील्ड में चले जाएं। किसी इंस्टीट्यूशन का नाम रेकमेंड करना चाहेंगे आप? खासतौर पे क्वेश्चन आया, यूके बेस्ड अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो मास्टर्स इन डेटा साइंसेस ऑफर कर रहा हो। देखें, मैं अगर इंस्टीट्यूट का नाम ऑफर करना चाहूँ तो मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं इस तरीके के प्लेटफॉर्म में जाके अपना नाम या अपने इंस्टीट्यूट का नाम या किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम दूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जनरल ये बात करूँ कि आप सिर्फ, मैं एक की एंड फार्मूला ये बता रहा हूँ कि अगर आप इंडस्ट्री के से रिलेट किसी से पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। यहाँ पे यूके का तो कहीं नहीं लिखा हुआ, इधर CIMA यूके का लिखा हुआ है कि एडेड ऑल द डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ये बता रहे हैं कि सीमा ने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं। तो यस, यू आर राइट कि CIMA ने, CFA ने इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया और काफ़ी पहले अडॉप्ट कर लिया है। वी आर अ बिट बिहाइंड, बट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जैसे अकाउंटिंग बॉडीज़ भी इंशाल्लाह इसको अपनी ट्रेनिंग्स में और अपने कैरिकुलम में ज़रूर ऐड करेंगे। और आदिल कुरैशी साहब का कि सर्टिफिकेशन एंड कोर्स, उसके हवाले से मैंने बता दिया, कहीं से भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें, बट अगर आपको प्योर नॉलेज चाहिए तो एक इंडस्ट्री का बंदा ही आपको ट्रेनिंग अच्छी दे सकता है। विच सर्टिफिकेशन इज़ बेटर फॉर डाटा साइंस, ये मैंने जवाब दे दिया मोहम्मद फैसल साहब का। मैं खुद ही जवाब दे दूं? नहीं, कोई मसला नहीं, मैं रीड आउट कर देता हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। जिशान खान साहब जानना चाह रहे हैं कि डेटा साइंसेस स्किल्स को हम डेली टास्क का अपने कैसे हिस्सा बना सकते हैं? डेली टास्क का कैसे हिस्सा बना सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं, ही इज़ अ मेंबर ऑफ ICMA पाकिस्तान, मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं ICMA में। मैं उनकी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एक ग्रुप का पार्ट है और उस ग्रुप में ये था कि उस ग्रुप का एक स्कूल भी है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरी नज़र में बहुत ही माइनर एग्जांपल है डाटा साइंस की, लेकिन डेली बेसिस की आपने एग्जांपल दी तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उनको ये करना था कि उनके जो, अब देखें पेंडेमिक की वजह से तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो फीस वॉचर भी ऑनलाइन जा रहे थे। तो जब उनके फीस वॉचर जनरेट हो रहे थे तो वो फीस वॉचर नंबरिंग के अकॉर्डिंगली जनरेट हो रहे थे। फॉर एग्जांपल दे हैव अ 1500 स्टूडेंट इन देयर स्कूल्स, तो वो जनरेट होते हैं 1 2 3.1.pdf 2.pdf 3.pdf, इस तरह नंबरिंग वाइज हो रहे थे। लेकिन जब वो उनका सिस्टम जो था वो कनेक्टेड था GR एक उनका नंबर था, स्टूडेंट नंबर था, उससे कनेक्टेड था कि अगर PDF फाइल का नाम जो है, इनिशियल नेम जो है वो स्टूडेंट नंबर के साथ होगा तो वो डायरेक्टली उनके सिस्टम से कनेक्टेड हो जाएगा। हमने एज अ डाटा साइंटिस्ट या डाटा साइंस की आप एग्जांपल ले लें तो हमने वो, उनकी IT टीम वाले भी नहीं कर पा रहे थे तो हम लोगों ने उनको ऑटोमेट करके दिया और 1500 PDF फाइल जो है वो कन्वर्ट हो गई अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नंबर। ये तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हैं
जो हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रूटीन वर्क का काम कर रहे हैं जो कि आपके माइंड में सेट है, उसका आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आपने वो प्रोग्राम लिख दिया, उसके टेस्ट एंड ट्रायल एंड एरर कर लिया, तो वो काम आपका जो है वो आपको खुद रिपोर्ट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका डाटा साइंस का सिस्टम जो है, जो कि आपने खुद लिखा है, आपने किसी से लिखवाया नहीं, खुद लिखा है, क्योंकि बिकॉज यू हैव अ स्किल ऑफ डाटा साइंस, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेट हो सकती हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिट और डेटा साइंस के हवाले से कि हाउ डेटा साइंस कैन हेल्प इन इंटरनल ऑडिट। ओके, हमारे पास डाटा साइंस में एक लाइब्रेरी होती है जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, NLP के नाम से। NLP एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपके टेक्स्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। तो जो आपके ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडिट एश्योरेंस होती हैं, इन तमाम रिपोर्ट्स पे जो हमारे को फाइंडिंग्स होती हैं, अगर हमें सिर्फ वो चीज़ें फाइंड आउट करके देनी हो, की पॉइंट्स को, तो वो हम NLP के थ्रू कर सकते हैं, जो हमारी इंटरनल ऑडिट में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो मैंने आपको एक लाइब्रेरी का नाम बताया जो कि डाटा साइंस के अंदर होती है, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP के नाम से जानते हैं। वो आपके इंटरनल ऑडिट में जो रिपोर्ट्स के की पॉइंट्स होते हैं और रिपोर्ट्स बनाने में और रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करने में आपके लिए हेल्प करती है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो हमारे इस काम में हेल्प करती है। इसके प्रोसेसेस किस तरह होते हैं, कैसे इसको डेवलप किया जाएगा, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। Awais Mushtaq Saab wants to know what is the difference between data mining and data extraction. अवैज मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि डाटा माइनिंग एंड डाटा एक्सट्रैक्शन में क्या। देखिए, डाटा एक्सट्रैक्शन ये तो सेल्फ डिफाइंड टर्म है कि डाटा एक्सट्रैक्शन का मतलब तो ये हो गया कि हाउ यू आर गेटिंग अ डाटा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वेबसाइट पर डाटा होता है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू अ वेब स्क्रैपिंग एंड APIs। इंशाल्लाह जब हम लोग आएंगे तो इसको भी सीखेंगे कि वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, APIs क्या होती हैं। उसके थ्रू हम लाइव डाटा को अपने सिस्टम में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड डाटा एक्सट्रैक्शन। बट डाटा माइनिंग ये होती है कि आप डाटा को इस तरीके से मोल्ड करें या उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करें कि आप उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। तो डाटा माइनिंग का मतलब ये होता है कि यू कन्वर्ट द डाटा इन अ फॉर्म दैट इज इजी फॉर द एनालिसिस, एंड द डाटा एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है टू गेट द डाटा इनटू योर सिस्टम। एक और क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स इन अडॉप्टिंग AI एंड हाउ टू कोप विद इट। आप मुझे नाम बताएं किसने लिखा है। अच्छा जी, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। M मुदस्सिर। हाँ जी, जी, रिपीट। व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स इन अडॉप्टिंग AI, व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स इन अडॉप्टिंग AI एंड हाउ टू कोप विद इट। ओके, देखें, कोई भी सिस्टम होता है उसके साथ जो है क्या कहते हैं, उसमें थ्रेड्स ज़रूर होते हैं, डेफिनेटली थ्रेड्स ज़रूर होते हैं। लेकिन एज एन जो हमने एजाइल मेथडोलॉजी का वर्ड सुना होगा या हमने स्प्रिंट का वर्ड सुना होगा, इसमें यही होता है कि अगर हमारे पास थ्रेड्स आइडेंटिफाई, डेफिनेटली थ्रेड्स आते हैं, हर चीज़ में थ्रेड्स आते हैं, ठीक है। तो AI के मॉडल में भी थ्रेड्स आ सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली, और आते हैं डेफिनेटली। तो ये काम होता है एजाइल मेथडोलॉजी का, जिसमें आप हर स्प्रिंट में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे थ्रेड्स कितने आ रहे हैं और हम उसको कितना मिटिगेट कर सकते हैं। जाहिर बात है 100% एफिशिएंसी तो ह्यूमन ब्रेन में भी नहीं आ सकती, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है, आपका सिस्टम भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन आप उसको स्प्रिंट एंड एजाइल मेथडोलॉजी के थ्रू, अपने स्प्रिंट के थ्रू रेगुलर इंटरवल के बाद आप उसका चेक करते रहेंगे उसके रिजल्ट को, तो आप उसको जो है पॉलिश कर सकते हैं अपने सिस्टम को एक्चुअली। Thank you very much, Waqas Saab. We have covered a good number of questions. Waqas Saab ka email address or WhatsApp number is available on the screen right now. So if any of the participant has further questions to ask from Waqas Saab, he will be available, inshallah. We have been joined by Farooq Ali Saab, Vice Chairman, Karachi Branch Council. I would like to request him for a formal vote of thanks. Farooq Saab, please. I'm thankful to Mr. Waqas and the audience for such a nice program on comparatively less established topic.
And I request Waqas Sahab to design a certification course which we can launch from the platform of KVC, so that the participant can get more knowledge in it and deeper knowledge in it. So thank you very much. It would be my pleasure. It would be my pleasure to design a certificate program for the KBC. Inshallah, I will do for that. And it is my institute, and I'm always ready to contribute for this institute. Thank you once again, Waqas Sahab. You're welcome. And we are looking forward to it. Thank you. So thank you to the audience as well. Thanks, Asem, for question answer sessions. Okay, thank you. Allah Hafiz. Thank you very much, all the participants. Thank you, Waqas Sahab, Farooq Sahab. We'll inshallah see you tomorrow in the webinar to be organized by UAE Branch Council. Thank you, Ji. Thank you. Okay, thank you. Allah Hafiz.